नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर इंडस्ट्री में दूसरी ओर राजेश कपूर काफी परवान होकर कपूर इंडस्ट्री गया था। आज उसे अपनी ही कंपनी में जाने से डर लग रहा था। उसे पता था कि आज बहुत बड़ा दिन है। वह आज भगवान से प्रे कर रहा था कि किसी भी कीमत पर आज उसकी सीईओ की कुर्सी ना छीनी जाए। वह परेशान था इस बात से कि आज शेयर होल्डर का क्या फैसला होगा, क्योंकि उसकी अनाया के साथ की हुई साजिश के बारे में शेयर होल्डर से लेकर धनंजय ठकराल तक को सबको पता चल चुका था। और अगर किसी चीज से उसे सबसे ज्यादा डर लग रहा था तो वह थे सिंघानिया परिवार। पहले से वह उस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। ऊपर से राजेश कपूर उन्हें कुछ खास पसंद नहीं था। ऊपर से यह गलती राजेश कपूर के लिए बहुत बड़ी गलती थी। शायद उसका जुर्माना उसे अपनी कंपनी खोकर देना पड़ सकता था, लेकिन उसे दिल से कॉन्फिडेंस था कि इस वक्त कंपनी को संभालने के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट वही था, क्योंकि कपूर खानदान में वही एक ऐसा इंसान था जिसके पास यह काबिलियत थी कि वह कंपनी संभाल सके। दूसरी थी अनाया, जिसे कुछ आता जाता नहीं था। वह गांव से आई थी। जहां तक उसे पता था उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उस बात से खुश था कि आखिर में यह कंपनी उसी को मिलेगी। इसलिए वह खुद को ही झूठी तसल्ली देते हुए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, वहां पर सभी मेजर शेयर होल्डर बैठे हुए थे और एक चेयर पर धनंजय ठकराल भी बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसे मीटिंग हॉल में दूसरे नंबर के सबसे बड़े सेल होल्ड करने वाले सिंघानिया अंपायर के अध्यक्ष भी बैठे हुए थे, जिसकी वजह से वहां बैठे हुए बाकी के लोग अपना मुंह बंद करके बैठे थे। वह लोग सिंघानिया इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा डरते थे। उन्हें वहां देखकर तो राजेश कपूर की बच्ची कूची जो हिम्मत थी वह भी जा चुकी थी, क्योंकि अब वह अंदर से डर चुका था। वह आगे आते हुए सबको ग्रिट करता है। हालांकि खुद शेयर होल्डर उसे रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही बैठे रहते हैं। तभी सिंघानिया ग्रुप के अध्यक्ष राजेश कपूर को घूरते हुए कड़क आवाज में बोले, लगता है कंपनी का सीईओ कुछ ज्यादा ही खुद को महान समझते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भी लेट आते हैं। यह सुनकर राजेश कपूर माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, मुझे नहीं पता था आप आने वाले थे, वरना मैं आपको सामने से रिसीव करने आता। मैं कुछ कंपनी के अफेयर्स चेक कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। यह सुनकर मिस्टर सिंघानिया उसे घूरते हुए बोले, यह तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या चीज चेक कर रहे थे। उनकी इतनी कड़वी बात सुनकर राजेश कपूर का डर के बुरा हाल था। तभी धनंजय ठकराल राजेश कपूर को देखते हुए कड़क आवाज में बोले, वैसे मिस्टर कपूर, आपको नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? यह सुनकर राजेश कपूर पोलाइटली सर झुकाकर बोला, आप किस बात के बारे में बात कर रहे हैं? आप मुझे साफ साफ बताएं। उसका इतना भोले बनने की एक्टिंग देख धनंजय ठकराल को गुस्सा आया। वह उसे घूरते हुए बोला, वही साजिश जो तुमने अनाया मैडम के साथ की थी, मुझे उसी की एक्सप्लेन चाहिए। यह सुनकर राजेश कपूर बिना किसी भाव के बोला, हमने कुछ साजिश नहीं की। आखिरकार वह मेरी बेटी है और उसकी शादी के लिए फैसले लेने का हक मुझे भी है। यह सुनकर धनंजय ठकराल हंसते हुए बोले, बेटी? उद्धरण चिन्ह, वही बेटी जिसने सालों तक अपने घर से दूर बिताया है, एक आम से गांव की जिंदगी जी और जिसकी ओर देखने की जहमत भी तुमने नहीं उठाई, वह आज तुम्हारी बेटी बन गई। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि अनाया मैडम की सारी जायदाद के राइट सिर्फ उनके पति को ही मिलेंगे। यह सुनकर राजेश कपूर एक पल के लिए तो डर गया। वहीं मिस्टर सिंघानिया भी सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन वह कुछ बीच में नहीं बोलते। लेकिन राजेश कपूर थोड़ा परेशान होकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी यह शादी खुद गीता ही करवाना चाहती थी। मेरी वाइफ ने ही यह शादी तय पक्की की थी। मैं तो बस उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा था। यह सुनकर धनंजय ठकराल हंसते हुए बोले, क्या बात है, ख्वाहिश पूरी कर रहे थे? अपनी लीगल बेटी को छोड़कर अपनी गोद ली हुई बेटी को उसकी जगह देने की तैयारी? यह सुनकर राजेश कपूर हड़बड़ा गया। वह परेशान होकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो रही है। तभी धनंजय ठकराल उसे हाथ दिखाते हुए बोला, मुझे सब कुछ समझ आ गया। मुझे मैडम के बारे में भी सब कुछ पता है, और वैसे भी आपको अनाया मैडम की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैडम पहले ही सोच कर गई थी। वक्त आने पर वह आपको पता चल जाएगा। यह बात सुनकर राजेश कपूर को गुस्सा आया।
वह दांत पीसते हुए बोला, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। वह मेरी बेटी है, उसके लिए डिसीजन लेने का हक मुझे है। यह सुनकर धनंजय ठकराल उसे घूरते हुए बोले, भले ही आप अनाया मैडम को अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा अनाया मैडम आपको अपना पिता नहीं मानती। वह मुझे पहले ही बता चुकी है कि उनके कोई भी डिसीजन में आपकी कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी। वह मुझे पहले ही क्लियर कर चुकी है। हमारी बहुत अच्छे से बात हुई है। यह सुनकर राजेश कपूर की मुठिया कस गई। उसे नहीं लगा था कि अनाया ऐसा भी कुछ करेगी। अनाया की यह बात कि उसका और राजेश कपूर का कोई लेना देना नहीं है। राजेश कपूर के लिए कंपनी में और मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि इस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स अनाया के पास थे और वह अनाया को नाराज नहीं कर सकता था। अब वह दिल ही दिल में कुछ सोच रहा था कि वह किस तरह से अनाया को मनाए, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता। तभी मिस्टर सिंघानिया सभी शेयर होल्डर को देखते हुए बोले, मुझे ऐसे दोगले लोग पसंद नहीं है, जो अपने ही बेटी को शर्मिंदा करके दुनिया के सामने नीचा दिखा सकता है। वह हमारी कंपनी के लिए क्या सही फैसला लेंगे। मैं इस कंपनी के सीईओ की पोजीशन से हटाने की मांग करता हूं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कपूर इंडस्ट्री को टेक ओवर करने के लिए कोई कड़े डिसीजन लूंगा। उनकी बात सुनकर सभी शेयर होल्डर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उनकी जान हलक में आकर अटक गई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह सबका पत्ता इस कंपनी से कट जाएगा। वह सब के सब डर चुके थे। उनको भी इस कंपनी को पाने की लालच थी। वही राजेश कपूर तो सदमे में थे। वो जानवी और रवीना की साजिश में इसीलिए शामिल हुआ था ताकि कोई बेवकूफ लड़के से अनाया की शादी करके उसे सब कुछ छीन लगे। लेकिन उनकी सारी प्लानिंग खराब हो गई। क्या राजेश कपूर अनाया से सब कुछ छीन पाएगा? और क्या आगे चलकर इस कंपनी में राजेश कपूर टिक पाएगा, या सब कुछ खो देगा? क्या नई साजिश रचेगा? कपूर इंडस्ट्री में मीटिंग हॉल में मिस्टर सिंघानिया सभी शेयर होल्डर को एक डरावनी खबर देते हैं। यह सुनकर राजेश कपूर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अगर सिंघानिया कंपनी ने उन्हें टेक ओवर कर लिया तो उनका कंपनी में जाना दुश्वार हो जाएगा। वह किस हक से कंपनी में आएंगे, क्योंकि उनके पास कोई शेयर्स तो थे नहीं। वह परेशान होकर डरी हुई आवाज में बोले, मिस्टर सिंघानिया आप ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार यह कंपनी कपूर खानदान की है। आप इस तरह से उन्हें टेक ओवर नहीं कर सकते। यह सुनकर मिस्टर सिंघानिया कड़क आवाज में बोले, गीता कपूर मेरी बेटी की तरह थी। मुसीबत के वक्त वह हमेशा मेरे साथ खड़ी रही थी। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह मारा था। इसी हिसाब से अनाया मेरी नातिन हुई। और जिस तरह से तुम उसे ट्रीट करते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बेटी की कोई परवाह भी है। और इससे अच्छा है कि मैं कंपनी को टेक ओवर कर लूं, जिसकी वजह से अनाया बेटा की जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। यह सुनकर राजेश कपूर टेबल के नीचे अपनी मुठिया कस लेता है। उसे इस बात से नफरत थी कि हर कोई बस गीता कपूर के बारे में सोचता था। इतने साल इस कंपनी को देने के बाद भी यह लोग उसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। गीता कपूर जो मर चुकी थी, आज भी यह लोग उनके लिए लॉयल थे। वह थोड़ी नाराज आवाज में बोले, मिस्टर सिंघानिया मैंने इतने साल इस कंपनी को दिए, यहाँ तक कि मैं इस कंपनी में कभी कुछ गलत नहीं होने दिया, और आप मुझे इस तरह से बात कर रहे हैं। यह सुनकर धनंजय ठकराल बिना इमोशन के बीच में बोल पड़े, क्या बात है मिस्टर कपूर, आप बहुत अच्छी गलतफहमी पाल रहे हैं। यहाँ बैठे हर किसी को पता है कि आपका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। यह गीता मैडम की कंपनी थी, जिन्होंने अपने खून पसीने से इसे खड़ा किया था। यहाँ तक कि आप अपने सीईओ की पोस्ट के लिए अच्छी खासी सैलरी लेते हैं, वह भी जरूरत से ज्यादा, क्योंकि इतना तो आप कमाया भी नहीं करते। ऊपर से अपने इस कंपनी से कितने पैसे निकाले हैं, अगर मैंने उसका हिसाब सबको दे दिया तो कहीं आपका इस कंपनी में आना मुश्किल ना हो जाए। आपको इस कंपनी को संभालने के लिए सिर्फ इसीलिए दिया गया था क्योंकि आप अनाया मैडम के फादर थे। उतना ही नहीं, आपको उनका ख्याल रखना था। लेकिन आपने क्या किया, आपने उन्हें ही यहाँ से दूर भेज दिया और उनकी जगह किसी और को दे दी। मैडम की विल के हिसाब से जो पैसे अनाया मैडम की परवरिश के लिए आपको मिलते थे, वह सारे पैसे अपने खुद रख लिए, जिस पर आपकी दूसरी बेटी ऐश करती है और आपकी दूसरी बीवी उसे अपने पैसे समझकर खर्च करती है। और दूसरी ओर अनाया मैडम किसी गरीब की तरह गांव के किसी छोटे से आश्रम में बड़ी होती रही, अपने बस एक बीमारी का बहाना बनाया। वहीं उनकी पूरी बातें सुनकर सभी शेयर होल्डर में आपस में बातें होने लगी, क्योंकि छोटे शेयर होल्डर को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वही पूरी बात सुनकर तो मिस्टर सिंघानिया की आंखें गुस्से से लाल हो गई,
क्योंकि इतनी डिटेल तो उन्हें भी नहीं पता था। वह बस कुछ ही चीजें जानते थे, जिसकी वजह से वह राजेश कपूर को न पसंद करने लगे थे। लेकिन धनंजय ठकराल को तो अनाया की हिफाजत के लिए ही गीता कपूर ने रखा था। वह उसके बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उन्हें पता था कि अनाया कपूर खानदान से ज्यादा महफूज उस आश्रम में है। इसीलिए उस वक्त उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वहीं धनंजय ठकराल की पूरी बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, तो यह फाइनल रहा, मिस्टर कपूर इंडस्ट्री के सीईओ नहीं रहे। यह सुनकर मिस्टर कपूर डर के मारे खड़े हो गए और परेशान आवाज में मिस्टर सिंघानिया से बोले, मिस्टर सिंघानिया, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैंने इस कंपनी को संभाला है। मैं मानता हूँ कि मुझसे लापरवाही हुई है अनाया का ध्यान रखने में, लेकिन मैं उसे अब सुधार लूंगा। मैं उसे बहुत अच्छे से रखूंगा। यह सुनकर मिस्टर सिंघानिया उसे नफरत से घूरते हुए बोले, उसकी जरूरत नहीं है। उस चीज के बारे में अब मैं खुद देख लूंगा और तुम्हें इस कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पोजीशन से हटाता हूँ। वैसे भी तुम्हारी लीडरशिप में यह कंपनी कुछ ग्रोथ नहीं कर रही और यह कंपनी बस नीचे ही जा रही है। यह सुनकर राजेश कपूर थोड़े परेशान आवाज में बोला, लेकिन आप मुझे हटा देंगे तो इस कंपनी में सीईओ की पोजीशन कौन लेगा? आखिरकार मेरे अलावा इस कंपनी में सिर्फ अनाया ही इस कंपनी की सीईओ बन सकती है। और दूसरा, इस कंपनी के सीईओ की पोस्ट के लिए मेरी दूसरी बेटी जानवी है। क्या आप उन्हें इस कंपनी की सीईओ बनाना चाहते हैं? यह सुनकर धनंजय ठकराल को गुस्सा आया। वह भी अपनी जगह से खड़े होते हुए राजेश कपूर को घूरते हुए बोले, यह क्या बकवास कर रहे हो? उस लड़की का इस कंपनी पर कोई हक नहीं है। वह इस कपड़े में पैर तक नहीं रख सकती। सीईओ की पोजीशन लेने की बात तो बहुत दूर की है। इस कंपनी की सिर्फ एक ही मालकिन है, वह अनाया कपूर है। और अगर वह इस कंपनी को नहीं संभाल सकती है, तो हम किसी एक्सपर्ट को इस कंपनी का सीईओ बनाएंगे, जो इस कंपनी को प्रॉफिट लाकर देगा। लेकिन अब तुम्हारा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। उतना बोलकर वह सभी शेयर होल्डर को देखते हुए बोला, टेम्पररी इस कंपनी को मैं ही संभाल लूंगा। इसीलिए इस कंपनी के सारे मैटर्स मुझे ही हैंडओवर किए जाएंगे और सीईओ की पोजीशन पर इस वक्त अनाया मैडम का नाम बोला जाएगा। जब तक हम एक अच्छे कैंडिडेट को इस कंपनी का सीईओ नहीं बना देते, तब तक यह सारे मैटर्स मैं खुद हैंडल करूंगा। इतना बोलकर वह मिस्टर सिंघानिया को देखते हुए बोले, क्या आपको इस बात से कोई तकलीफ है? यह सुनकर मिस्टर सिंघानिया उसे एक नजर देखते हैं, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, मिस्टर ठकराल, आप सालों से गीता के लिए काफी लॉयल रहे हैं। मुझे आप पर यकीन है। आप इस कंपनी के सारे अफेयर्स देख लीजिए और अगर आपको इसमें मेरी मदद चाहिए तो आप मेरे सेक्रेटरी से भी बात कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर इस कंपनी के सारे मैटर्स हैंडल कर सकते हैं। जब तक अनाया बिटिया इस पोजीशन को संभालने लायक नहीं हो जाती, तब तक सब कुछ आप ही देखेंगे। इतना बोलकर वह सारे शेयर होल्डर को देखते हुए कड़क आवाज में वार्निंग देने के अंदाज में बोले, क्या किसी को इस बात से कोई ऐतराज है? कुछ शेयर होल्डर जो आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन मिस्टर सिंघानिया की नजरों को देखकर ही डर के मारे नामे सिर हिला देते हैं। थोड़ी ही देर में यह मीटिंग खत्म हो जाती है, लेकिन इस मीटिंग में राजेश कपूर अपना सब कुछ खो चुका था। क्या राजेश कपूर लेगा अनाया से बदला? और क्या होगा जब अनाया खुद को बचा पाएगी? सुनसान सड़क पर दूसरी ओर अनाया जिंदल ब्रदर्स से मीटिंग करके सुनसान सड़क पर जा रही थी। एक खाली जगह देखते ही कुछ अनजान कारें उसे जाकर घेर लेती है। यह देखकर अनाया के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान आ जाती है। वो धीमे से गहरी सांस लेकर बोली, लेट्स गेम बिगिन, चलो खेल शुरू करें। इतना बोलकर वह सभी कारों की ओर नजर डालती है। वह थोड़ी देर कार में ही रहती है, क्योंकि उसे जानना था कि जो लोग यहाँ आए थे वह कितने ट्रेन है। थोड़ी देर में उसके कार के दरवाजे पर नॉक होता है। अनाया डरने की एक्टिंग करते हुए कार से बाहर आई। उसे बाहर आता देख आसपास के सभी गुंडे एक पल के लिए तो उसमें घुसे गए। अनाया का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी वह घनी जुल्फें, उसके वह गहरी समुद्र जैसी नीली आंखें, उसका ऊपर से नीचे तक ढका हुआ शरीर उन लोगों को उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन अनाया की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि मास्क के पीछे भी लोग उसके अंदर खो जाते थे। जैसे ही उन लोगों की नजरें उन पर पड़ी, एक आदमी डरावनी आवाज में बोला, इस बार तो काफी अच्छा माल हाथ लगा है। लगता है इस बार तो काफी अच्छे मजे आएंगे। तभी एक आदमी उसे मुक्का मारते हुए बोला, बकवास करना बंद करो, हमें इसे अभी ले जाना है, कहीं देर ना हो जाए। वैसे भी बॉस ने इसे जिंदा लाने को कहा था।
यह सुनकर एक छोटा सा गुंडा आगे आते हुए बोला, क्या कह रहे हो भाई? यह कहाँ भाग कर जाएंगी? दिखने में तो एक छोटी बच्ची जैसी लग रही है। हमें मारने की उसके पास ताकत कहाँ है जो यह भाग कर जाएगी? इतनी भी क्या जल्दी है इसे ले जाने की? हम आराम से ले जा सकते हैं। यह सुनकर दूसरा आदमी बोला, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी हम यहाँ से चलना चाहिए। इतना बोलकर वह अनाया के नजदीक जाने लगा। वो उसे घूरते हुए कड़क आवाज में बोली, दूर रहो, और किसके कहने पर यहाँ आए हो? अनाया की आवाज सुनकर वह लोग एक पल के लिए तो डर गए, क्योंकि अनाया अपनी अपीयरेंस से काफी उलट व्यवहार कर रही थी। अनाया काफी मासूम और प्यारी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। एक आदमी अनाया की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, हम तुम्हें किडनैप कर रहे हैं, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें अधमरी करके यहाँ से ले जाए। वही यह सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। साफ साफ बताओ, किसने भेजा है और किसके कहने पर यह सब कुछ कर रहे हो? तभी वह आदमी उसके सामने आया और अपनी गन को अनाया के चेहरे के पास घुमाते हुए गंदी हंसी हंसकर बोला, आए लड़की, अगर तुम अपना यह चांद सा चेहरा मुझे दिखा दोगी और अगर वह मुझे पसंद आ गया तो मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। इस बारे में क्या सोचती हो तुम? तभी एक और आदमी आया और अपनी गन को अनाया के कंधे से नीचे की ओर फिराते हुए बोला, बात तो भाई सही कह रहा है। अगर तुम अपने अभी वो इतना ही बोला था कि अनाया अपनी उंगली में 2 नीडल लेती है और उस आदमी के कंधे पर फेंक कर मारती है, जिससे उस आदमी का गंदा मुंह चलना बंद हो जाता है और वो दर्द से कराहते हुए 2 कदम पीछे हट गया। वहीं उन दोनों आदमियों की इस रिएक्शन से वहां खड़े बाकी के लोग भी चौंकने हो गए। वह सभी लोग भी आगे आते हुए दांत पीसकर अनाया की ओर लड़ने के लिए तैयार थे। वैसे तो अनाया जानती थी कि वह इन सब से लड़ सकती है, लेकिन उसने हर्षवर्धन की वार्निंग को इग्नोर नहीं किया। वह जानती थी कि हर्षवर्धन ने जरूर अपने गॉड्स पीछे भेजे होंगे, और जैसा उसने सोचा था, थोड़ी ही देर में उन सभी लोगों को चारों ओर से घेर लिया जाता है। यह देखकर वहां आए हुए गुंडे गुस्सा हो जाते हैं। वह लापरवाही से उन सब की ओर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर से भी फाइनल शुरू हो जाती है। यह देखकर अनाया वापस कार में बैठने के लिए जा ही रही थी, तभी एक गोली जाकर उसकी पीठ को छूते हुए निकल जाती है। ऐसा होते ही अनाया जमीन पर गिर जाती है। अनाया को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे करके खड़ी होकर कार में वापस बैठ जाती है। उसकी कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उसे इस बात से डरने की जरूरत नहीं थी कि अब वह घायल होगी। लेकिन उसकी पीठ पर काफी ज्यादा जलन हो रही थी। थोड़ी ही देर में बाहर सन्नाटा सा छा जाता है। अनाया देखती है कि सभी गुंडे जमीन पर पड़े हुए थे। हालांकि उनमें से बस कुछ ही गुंडे मारे गए थे, बाकी सभी जिंदा थे। तभी वहां पर एक कार तेजी से आकर रुकती है। उसके साथ 3-4 कार और भी थी, जिसमें से हर्षवर्धन अपने रौबदार अंदाज में बाहर आता है। चलते हुए वो अपने साथ चल रहे सेक्रेटरी रजत से बोला, यहाँ पर सब कुछ साफ कर दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ है। ऐसा दिखाओ जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इतना बोलकर अनाया के पास गया और उसे घर से बाहर निकलते हुए बोला, बीवी बहुत हुआ, आप चलो बाहर। अभी वह इतना ही बोला था और अनाया को बाहर ही निकल रहा था। तभी उसकी नजरें अनाया की आंखों से मिली, जिसकी आंखों में नमी थी। यह देखकर हर्षवर्धन परेशान होकर पूछता है, क्या हुआ बीवी? इतना बोलकर वह उसे तुरंत कार से बाहर निकाल कर गले लगा लेता है, लेकिन उसे गले लगाते ही उसके हाथ पीछे से गिला हो जाता है। यह महसूस कर हर्षवर्धन अपने हाथ को देखता है, जिस पर खून लगा था। खून देखते ही हर्षवर्धन की आंखें गुस्से और डर से लाल हो गई। उसकी आंखें दाग हो चुकी थी और उसका ऑरा खतरनाक हो गया था। वो अनाया को खुद से दूर करते हुए बोला, क्या हुआ बीवी? यह खुद कैसे? वो अभी इतना ही बोल पाया था। तभी अनाया दर्द भरी आवाज में बोली, कुछ नहीं, एक गोली छूकर निकल गई है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। यह सुनकर हर्षवर्धन की मुठिया कस जाती है। वह अपने आदमियों को घूरते हुए बोला, जगह साफ करो। फिर वह अनाया को गोद में उठाते हुए कार में बिठा देता है और उसे लेकर अपने मेंशन की ओर चला गया। और पूरे रास्ते हर्षवर्धन ने अनाया को काफी कस के पकड़ रखा था। वह उसे शांत रहने को कह रहा था। उसने पहले ही मेडिकल टीम को उसके विला आने को कह दिया था। वह अनाया के लिए काफी परेशान हो रहा था। उसे अनाया के शरीर पर एक खरोच के निशान भी बर्दाश्त नहीं थे। इसीलिए जब भी वह उसे प्यार करता था,
हालांकि वह दोनों पूरी तरह से एक नहीं हुए थे, लेकिन उनके बीच फिर भी काफी ज्यादा रोमांस होता था और वो अनाया के शरीर पर निशान छोड़ने से डरता था। लेकिन इस वक्त उसकी बीवी को गोली लगी थी, वह कैसे परेशान नहीं होता। थोड़ी देर में वह लोग विला पहुंच गए हैं और डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। वही हमारा पजेसिव हब्बी हर्षवर्धन तो अभी भी गुस्से से पागल हो रहा था। किसने किया था यह हमला, और क्या आगे अनाया के जाल में फंसेगा दुश्मन? हर्षवर्धन के घर में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया को गोली छूकर निकल जाती है और डॉक्टर उनका इलाज करता है। इलाज के बाद अनाया को हल्का सा दर्द हो रहा था, लेकिन वह बिस्तर पर हर्षवर्धन की गोद में बैठी हुई थी। हर्षवर्धन ने उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, जिसे अनाया भी महसूस कर पा रही थी। वह उसके सीने को सहलाते हुए बोली, हर्ष शांत हो जाओ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, गोली बस छूकर गुजरी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर हर्षवर्धन उसके आसपास अपनी पकड़ और करते हुए बोला, बीवी कैसे जरूरत नहीं है, मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तुम्हारी बॉडी पर खरोच भी आए, यह तो गोली का निशान है। यह सुनकर अनाया गहरी सांस लेती है, क्योंकि अनाया ने पिछली जिंदगी में तो इससे भी बुरी जिंदगी जी थी। उस वक्त उसकी बॉडी पर एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर चोट का निशान ना हो। पहले उन लोगों ने उसे मेंटली तोड़ा था, फिर शारीरिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर किया था, लेकिन उसके आखिरी वक्त में तो उसे इस कदर टॉर्चर किया था कि अनाया बिल्कुल ही टूट चुकी थी और उस वक्त उसकी बॉडी पर एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर चोट का निशान ना हो। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट और उभार तक को पूरी तरह से इंजर कर दिया था। उसका चेहरा तो इतना बिगाड़ दिया था कि कोई उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। यह सब कुछ याद करके अनाया को अंदर से कपकपी सी महसूस होती है। वो हर्षवर्धन की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए बोली, हर्ष शांत रहो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, वैसे भी किसकी इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे चोट पहुंचा सके, मैं बस थोड़ी सी लापरवाह हो गई थी, वरना मैं उसे अवॉइड कर सकती थी। यह सुनकर हर्षवर्धन उसके माथे को चूमते हुए बोला, बीवी अगली बार इतनी लापरवाही मत करना, तुम्हारी बॉडी पर जब चोट लगती है तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, इसीलिए अपने लिए ना सही, मेरे लिए खुद को हमेशा महफूज रखना। उसकी इतनी दिल छू देने वाली बात सुनकर अनाया के दिल में एक सुकून सा उतर गया। आखिर यही तो वह चाहती थी, एक ऐसा प्यार जिसमें कोई भी छलावा ना हो, कोई भी कपट ना हो, वह बस उसके लिए जीता हो और उसकी परवाह करता हो। अनाया हर्षवर्धन की बाहों में इतना सुकून महसूस कर रही थी कि थोड़ी ही देर में सो गई। उसकी लंबी सांस अपने गर्दन पर महसूस करके हर्षवर्धन को भी पता चल गया कि उसकी छोटी सी बीवी सो चुकी है। लेकिन उसकी सोने की भनक लगते ही हर्षवर्धन, जो अब तक खुद को शांत करके बैठा था, उसके आसपास का ओरा इतना डार्क हो गया कि अगर कोई वहां पर खड़ा होता तो वह घुटन से ही मर जाता है। वह प्यार से अनाया को बिस्तर पर लेटाता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके माथे को चुनकर बोला है, बीवी तुम कुछ भी कहो, लेकिन इस चोट की कीमत तो उन लोगों को चुकानी ही होगी। इतना बोलकर वहां से बाहर निकल गया। बाहर जाते हुए वह बिल्कुल भी कोई और ही इंसान लग रहा था। यह वो बिजनेस टाइकून हर्षवर्धन रावत नहीं था, बल्कि यह अंडरवर्ल्ड किंग था। उसके आसपास के गार्ड भी उसे दूर खड़े हो गए, क्योंकि वह लोग भी डर चुके थे। वह लोग जैसे ही घर से बाहर आए, वहां पर एक कार आकर खड़ी हो गई। हर्षवर्धन उसमें जाकर बिना इमोशन के बैठ गया। कार इसी ब्लू हिल के इलाके में आगे बढ़ने लगी। थोड़ी ही दूर पर एक मेंशन पर आकर रुक गई। यह इलाका पूरा ही हर्षवर्धन का था, जहां पर तकरीबन 10 किलोमीटर की जगह सिर्फ हर्षवर्धन की थी, जहां पर हर्षवर्धन का स्टाफ, उसके हाईली ट्रेन गार्डन, हर कोई यहीं पर अलग अलग कॉलोनी में रहते थे, इसीलिए यह इलाका पूरा हर्षवर्धन का ही था। हालांकि यहाँ पर आगे की साइड कई सारे बड़े खानदान के लोगों के घर भी थे, लेकिन पीछे का इलाका पूरा हर्षवर्धन का ही था, जहां पर एक तरफ से बड़ी सी झील थी तो एक तरफ छोटा सा पहाड़ी इलाका था, और इस इलाके के दूसरी ओर जंगली इलाका था जहां पर कोई नहीं रहता था, और अंदर जाने का में गेट का एक ही मार्ग था, जहां पर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। इसीलिए कह सकते हैं कि यह देश की शायद सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह थी, जहां पर कोई भी हर्षवर्धन की मर्जी के बिना नहीं आ सकता था। हर्षवर्धन की कार वहां पर ही एक बंगलो के आगे उसकी कार रुकती है। वह जैसे ही कार से निकलता है, वहां पर हर तरफ नजरें घूमता है, जहां पर काले कपड़े पहने हुए गार्ड्स खड़े थे। यह अंडरवर्ल्ड किंग के अपने प्राइवेट आर्मी के गार्ड थे।
हर्षवर्धन उसके पीछे जाता है और वो विला की ही एक जगह की ओर आगे बढ़ गया। यह विला हर्षवर्धन का डाक हाउस था, जहां पर लोगों को सजा देने के लिए रखा जाता था। यह जंगली इलाका था, हर्षवर्धन के अपने पर्सनल विला से थोड़ा दूर, जंगल के बीच, जहां पर हर्षवर्धन अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए और सजा देने के लिए लाता था। और अगर कोई मर जाता था तो यही के जंगली जानवरों को उसे खिला दिया जाता था। हर्षवर्धन जैसे ही अंदर गया, वहां पर जख्मी हालत में वही सभी गुंडे पड़े हुए थे, जिसे देखकर हर्षवर्धन का खून खौल गया। हर्षवर्धन अपनी 2 उंगली से किसी को कुछ इशारा करता है। इशारा मिलते ही टीचर रूम में एक आदमी आता है और एक छोटी सी चाकू की मदद से उन सभी आदमियों के ऊपर निशाना बनाने लगता है। उन आदमियों को उस निशानों से दर्द तक महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वह पहले से इतना घायल थे। तभी उन लोगों के कानों में एक दिल दहला देने वाली आवाज आई, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसने भेजा है तुम्हें? वही उस आवाज को सुनकर इतनी बुरी हालत में भी आंखें खोलकर उसे और देखते हैं जहां से यह आवाज आई थी। सामने हर्षवर्धन किसी राजा की तरह बैठा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर अंडरवर्ल्ड किंग का मास्क पहने था। उस मास्क को देखते ही वह सभी लोग डर के कांपने लगे, यहाँ तक कि 3 लोग तो डर के मारे ही मर गए। यह खौफनाक नजारा देखकर हर्षवर्धन के गार्ड्स भी 2 कदम पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बॉस एक शैतान का जीता जागता रूप था। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी उनमें से एक आदमी आगे आते हुए रोते हुए बोला, हमें नहीं पता, हमें किसने भेजा है, हमें बस ऊपर से ऑर्डर मिले थे। हम अंडरवर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करती है। हमारे बॉस ने बस हमें उस लड़की को पकड़ने के ऑर्डर दिए थे। यह सुनकर हर्षवर्धन समझ गया कि जो अनाया पर नजर रख रहे थे वह आदमी अलग थे, और यह गैंग बस कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करती है। उसे अब तो इस साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड को खोज नहीं था, क्योंकि वो छुपा हुआ दुश्मन कुछ ज्यादा ही सातिर था। वो अपने प्यादे तक को बाहर नहीं आने दे रहा था। उसने अनाया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया और खुद किसी और को कहकर उन लोगों पर नजर रख रहा था। उसे इन सब के बीच अपनी छोटी सी बीवी की चिंता भी हो रही थी। वो थोड़ी कड़क आवाज में अपने आदमियों से बोला, पता करो कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया था और उनकी पूरी गैंग को खोजकर खत्म कर दो। इतना बोलकर वह बाहर जाने लगा, लेकिन उसका हिस्सा अभी भी इतना ही था। उसने रुककर वहां खड़े एक गार्ड से एक मशीन गन अपने हाथ में ली और बिना पीछे मुड़े ही वहां पड़े गुंडों पर उसे बेरहमी से उन पर चला था। उसने तकरीबन 10 मिनट तक फायरिंग की ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। फिर गन फेंककर वो वहां से चला गया। उसने पीछे का भयानक नजारा एक बार देखने तक की कोशिश नहीं की थी। पीछे पूरा रूम खून से भर चुका था। वो मशीन गन एक करके चिथड़े उड़ाने की ताकत रखती थी, जिसकी वजह से उस गन से उन सभी गुंडों के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और हर तरफ खून बिखर चुका था। यहाँ तक कि उस कमरे की दीवार भी खून और मांस के टुकड़ों से सन चुकी थी। यह बेरहमी देख वहां के गार्ड भी डर चुके थे। क्या अनाया जन पाएगी हर्षवर्धन की इतनी खूंखार साइड को, और क्या करेगा हर्षवर्धन उन दुवामनों के साथ? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।